हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आप लोग के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आज 19 सितंबर। देखते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे आपके 17वीं बीपीएससी में प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आप कहीं से भी करंट अफेयर्स करते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से ज़रूर अपना कंटेंट को अपडेट करें कि हमारा जो भी टॉपिक रहता है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया फॉर म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम अफेक्टेड बाय साइक्लोन यागी। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, चक्रवात यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस है, ए ऑपरेशन सद्भावना, बी ऑपरेशन इंद्रावती, सी ऑपरेशन सद्भव या फिर डी ऑपरेशन सहायता। बहुत आसपास नाम है, आंसर की कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोग के लिए। देखिए, जो सही आंसर है डेट इज ऑपरेशन सद्भव। ठीक है, सद्भाव, सद्भाव याद रखना, ऑपरेशन सद्भाव। ओके, देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है। देखो, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सद्भाव, ओके, टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम that have been hit by severe flooding caused by typhoon यागी। तो बेसिकली क्या है ना कि अभी टाइफून यागी जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट फैलाए हुए है। कहाँ पे? लाओस में, म्यांमार में और वियतनाम में। तो उसी के लिए असिस्टेंस के लिए भारत ने अपना हेल्प सहायता भेजा है और उस ऑपरेशन का बेसिकली नाम क्या है? ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, तो याद रखना आप लोग ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, और डिटेल में और देख लेते हैं इस चीज़ को। तो इंडिया से बेसिकली इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, बेसिकली जो दो विंग है आपके, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, हैज़ कम इनटू एक्शन टू डिप्लॉय शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस। तो जो भी हेल्प है वो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिया जा रहा है आपका लाओस, म्यांमार और वियतनाम में आए टाइफून यागी से के इफेक्ट से वहाँ के लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका है, which of the following cities the fourth edition of global bio india summit was organized। क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। आपके ऑप्शंस है, ए न्यू दिल्ली, बी नोएडा, सी पटना या फिर डी लखनऊ। देखो, जो सही आंसर है डेट इज ए न्यू दिल्ली। ओके, ऑप्शंस को आराम से आप एलिमिनेट करो। कभी कभी ऑप्शंस ऐसे फ्रेम रहते हैं कि आप उसको आराम से एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है आपका ग्लोबल बायो इंडिया समिट। ओके, तो देखते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली फोर्थ एडिशन था आपका किस चीज़ का? ग्लोबल बायो इंडिया समिट का। ओके, इट वॉज हेल्ड कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, अब कब हुआ? फ्रॉम सेप्टेम्बर 12 टू सेप्टेम्बर 14। ओके, अभी हाल ही में जस्ट कंक्लूड हुआ है। ओके, द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था ग्लोबल बायो इंडिया समिट? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखो। इसके साथ और भी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, एंड अलॉन्ग विथ इट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ठीक है, तो बेसिकली तीन विंग है आपके। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है, और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, इसको शॉर्ट में हम लोग ना बीरक बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों बॉडी मिलकर आपका क्या है? फोर्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया समिट किए। कहाँ पे किए? न्यू दिल्ली में। ओके, करते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड जन सुनवाई पोर्टल टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड अथॉरिटीज। क्वेश्चन क्या है, इस मंत्रालय ने हाल ही में हित धारकों और अधिकारियों के बीच संचार में सुधार के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, या बी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे ये सब चीज़ तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। या वेरी गुड, आई थिंक आप सही एंगल में सोच रहे होंगे। सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है ना, क्योंकि खरीद फरोख्त जो होता है जनरली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ही होता है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ही ये आपका जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है इसमें। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स
एंड इंडस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड जन सुनवाई पोर्टल, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ओके, तो ये तो बेसिकली मिनिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन हो गया। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग इसमें, और क्या चीज़ है। द पोर्टल एम्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड अथॉरिटीज। तो भी स्टेक होल्डर्स रिलेटेड है यहाँ पे कॉमर्स इंडस्ट्रीज से, और अथॉरिटीज जो भी इन्वॉल्व होंगे कि कुछ भी खरीद बेच होता है, तो बेसिकली समझो ना कि कंज्यूमर्स हो गए जो भी कोई कुछ खरीदते हैं, ठीक है ना, और अथॉरिटीज जो देखते हैं कि किसी भी चीज़ का जो ट्रेड है वो सही से हो रहा है, उसमें कुछ मैल प्रैक्टिसेस नहीं हो रहा है, मतलब कि कुछ गलत उसमें ज़्यादा दाम हो गया या फिर क्वालिटी ख़राब हो, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ घटना ना हो रहा हो, ठीक है ना। तो इसी को बचाने के लिए आपका जन सुनवाई पोर्टल बेसिकली लॉन्च किया गया है। अब इसके थ्रू होगा क्या, इसके थ्रू होगा ना कि इट विल प्रोवाइड अ डायरेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट चैनल फॉर एड्रेसिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री इशूज। बेसिकली जो भी ट्रेड और इंडस्ट्री इशूज जो भी होंगे, ओके, ट्रेड से रिलेटेड या इंडस्ट्री का हो सकता है, लाइसेंस का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इन सब का जो भी कुछ प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी इशू आएगा, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपका जन सुनवाई पोर्टल के थ्रू वो पर्टिकुलर कंज्यूमर या वो पर्टिकुलर स्टेक होल्डर का डायरेक्ट सुनवाई किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ हो जाएगा, किसके थ्रू, जन सुनवाई पोर्टल के, ठीक है। ओके, इट अलाउज पीपल टू फाइल ग्रीवेंसेस ऑनलाइन। हाँ, अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको कोई ग्रीवेंस है, आपने कुछ सामान खरीदा है, आपको सही क्वालिटी नहीं मिला या कुछ प्रॉब्लम हुआ आपको, तो आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका ग्रीवेंसेस है, आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं जन सुनवाई पोर्टल के थ्रू। आपको कोई ऑफलाइन विजिट करने का, ऑफलाइन कोई सेंटर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या होता था ना, बेसिकली आपको कोई ऑफलाइन सेंटर जाना होता था आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको रजिस्टर कराने के लिए, ठीक है ना, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप जन सुनवाई पोर्टल में के थ्रू अपना जो भी ग्रीवेंस है ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वाज इंडिया फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल लॉन्च्ड। बहुत सटीक और बेसिक क्वेश्चन आपके लिए। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल किस राज्य में शुरू की गई है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी झारखंड या फिर डी महाराष्ट्र। तो जो सही आंसर है दैट इज बी गुजरात। ओके, देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो देखो, नमो भारत रैपिड रेल, ठीक है, नमो भारत रैपिड रेल बेसिकली ऑल्सो नोन एज वंदे मेट्रो। तो बेसिकली ये एक तरह का मेट्रो सर्विस है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। और ये भी ध्यान रखो कि मेट्रो कहीं ना कहीं रेलवेज का ही एक डिपार्टमेंट है, एक पार्ट है। ओके, तो नमो भारत रैपिड रेल ऑल्सो नोन एज वंदे मेट्रो विल ऑपरेट बिटवीन अहमदाबाद एंड भुज। ओके, अहमदाबाद और भुज में के बीच आपका पहला वंदे मेट्रो लॉन्च हुआ है। ओके, अब डिस्टेंस कितना है लगभग, ये लगभग 360 किलोमीटर यानी 360 किलोमीटर कवर करेगा कितने देर में, लगभग 5 आवर्स 45 मिनट्स में, ठीक है। तो 5 आवर्स 45 मिनट्स में 360 किलोमीटर कवर करेगा, और टॉप नॉच स्पीड जो कवर करेगा दैट इज 110 किलोमीटर पर आवर। तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये अपना मैक्सिमम स्पीड कवर करते हुए अभी फिलहाल पहली बार अहमदाबाद से भुज मूव करेगा इन 5 आवर्स 45 मिनट्स, ठीक है। तो अगर आए क्वेश्चन कौन से स्टेट में ऐसा काम हो रहा है, दैट इज गुजरात। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ डायलॉग ऑन द थीम मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ओके, क्वेश्चन को विस्तार से सुनो, आराम से देखो। किस मंत्रालय ने हाल ही में मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन विषय पर एक संवाद का आयोजन किया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस है, ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस या डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई थिंक आप लोग गेस कर सकते हैं इस आंसर को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए कि देखो मॉनिटरियल प्रोटोकॉल जो है ना, कहीं ओजोन लेयर से, ओजोन लेयर के डिप्लीशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। जो भी सब्सटेंस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है ना, उनका मतलब कहीं ना कहीं एमिशंस को कम करने के लिए आपका मॉनिटरियल प्रोटोकॉल को बेसिकली लाया गया था। कब लाया गया था, 1987 में। ओके, हम लोग डिटेल बात करेंगे इस पे, और पहले आपका आंसर बता दें इसका। अगर आप समझ पा रहे हैं कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो इसका आंसर भी ए होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ओके, थोड़ा डिटेल जानते हैं हम लोग इस स्टेप पे। देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने
अभी रिसेंटली एक डायलॉग रखा था, मतलब कि एक फोरम रखा था, जैसे बातचीत किए गए थे अहेड ऑफ 30th वर्ल्ड ओजोन डे। ओके, तो अभी रिसेंटली, अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं आपको कि वर्ल्ड ओजोन डे हम लोग कब बनाते हैं, 16 सितंबर को। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को बनाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि 1987 में, ठीक है, 16 सितंबर 1987 में आपका वर्ल्ड ओजोन डे पहली बार मनाया गया था, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो लॉन्च हुआ था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी डे पे हम लोग क्या कर दिए, ओजोन डे फिक्स कर दिया, ठीक है ना। यह ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, तो इसी कारण हम लोग 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको कभी कभी बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ओके, तो अभी जस्ट वर्ल्ड ओजोन डे से पहले आपका क्या चीज़ किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक डायलॉग हेल्ड किया। ओके, अब इसका थीम क्या था, तो इसका क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है डायरेक्टली कि 2024 वर्ल्ड ओजोन डे का थीम क्या था, ठीक है। तो थीम था आपका, द थीम वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। क्या थीम था वर्ल्ड ओजोन डे का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ओके, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय रिड्यूसिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको रिड्यूस करने के लिए आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। इनकेस आपको नहीं पता है, एक्चुअली CFC जो थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो थे, उससे क्या होता था कि फ्यूरॉन्स हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, इससे ओजोन लेयर का डिप्लीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्लोरीन के ये एक्चुअली मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट का, मतलब ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। उसी को कहीं ना कहीं ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने के लिए आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में मीटिंग हुई थी मॉन्ट्रियल में, और उसी को हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियरली ये चीज़ अब हो गया होगा दिमाग में, ठीक है। ओके, थीम जरूर याद रखना, इस बार का थीम क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग। ओके, क्वेश्चन क्या है, द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड ककाडू 2024 इज बीइंग कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। क्वेश्चन है, ककाडू 2024 नामक सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में अभी हाल ही में आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं, ए रशिया, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, या फिर डी इंग्लैंड। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में कराया जा चुका है, तो रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपका आंसर पता है तो इसे जरूर कमेंट करें। इन केस आपको नहीं पता है तो प्रीवियस क्लास का जस्ट आप करंट अफेयर्स देखें 18 सितंबर का, उसमें आपको ये डिटेल में आपको ये टॉपिक पता चल जाएगा। इसके साथ और भी बहुत मल्टीपल टॉपिक्स पता चलेंगे। ओके, तो आई होप जरूर कमेंट करेंगे आप लोग इसका आंसर। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन है, विच पोजीशन हैज इंडियन प्लेयर नीरज चोपड़ा गॉट इन द डायमंड लीग हेल्ड इन बेल्जियम। क्वेश्चन है आपका, बेल्जियम में आयोजित डायमंड लीग, तो अभी हाल ही में बेल्जियम में डायमंड लीग खेला गया, तो आपको बताना है इसमें भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को कौन सा स्थान मिला है। आपके ऑप्शन है, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, या फिर डी चौथा। गेस कर सकते हैं आप लोग। जो सही आंसर है डेट इज बी, सेकंड पोजीशन, ठीक है, दूसरा स्थान नीरज चोपड़ा को हासिल हुआ डायमंड लीग बेल्जियम में। देखते हैं थोड़ा डिटेल में हम लोग। तो देखो, इंडियन जैवलिन थ्रो एथलीट, ठीक है ना, इंडियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा फिनिश्ड इन द सेकंड पोजीशन इन ब्रुसेल्स विथ अ बेस्ट थ्रो ऑफ 87.86 मीटर। वहाँ पे जो उनका बेस्ट था डेट वाज 87.86 मीटर, हालांकि ओलंपिक में इससे ज़्यादा फेंका था। ओके, 89 पॉइंट समथिंग मीटर्स थे। ओके, एट द डायमंड लीग फाइनल लास्ट नाइट, ठीक है, तो डायमंड लीग जो हुआ आपका कहाँ, ब्रुसेल्स में, वहाँ पे 87.86 मीटर भाला फेंक के नीरज चोपड़ा सेकंड पोजीशन पे रहे, और जस्ट जो है नीरज चोपड़ा 1 सेंटीमीटर से पीछे रह गए आपके फर्स्ट आने से, ठीक है ना, तो जस्ट 1 सेंटीमीटर से वो सेकंड आए हैं। फर्स्ट कौन आया फिर देख लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले एंडरसन पीटर्स, ओके, पेरिस ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विनर एंडरसन पीटर्स, उन्होंने जो उनका भाला था वो लगभग 87.87 मीटर तक उन्होंने फेंका टू क्लेम द टॉप पोजीशन, ठीक है। तो ध्यान रखो, बहुत जस्ट 1 सेंटीमीटर से वो रह गए, कोई नहीं, ठीक है। तो ओलंपिक के बाद यहाँ पे भी उन्होंने को सेकंड पोजीशन मिला है डायमंड लीग में, जो कि कहाँ खेला गया, ब्रुसेल्स में खेला।
ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो था। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, तो आप लोग प्लीज़ इसको जरूर लाइक करें और डेस्टिनेशन आज के चैनल से जुड़े, ताकि आप अपना 17th बीपीएससी और अन्य किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से कवर कर पाएँ। ओके, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ यू टेक केयर ऑफ योर